सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण आदरणीय, संगीता जी ने बहुत ही विस्तार में और बहुत ही सुंदर ढंग से सरल शब्दों में भास महिमा का प्रकाशित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा विद्यार्थी जो यहाँ नाट्य विद्यालय के हैं उनके लिए तो ये पूरा क्लास ही हो गया। तो आप एक क्लास छोड़ के आए हैं, पर ये दूसरी क्लास हम लोग छोड़ के नहीं हैं, हम लोग छेड़ देते हैं। तो बहरहाल भारत भवन प्रशासन और संस्कृति विभाग को बहुत धन्यवाद कि भास के ऊपर इतना सुंदर कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, और जो लोग भी इसके पीछे हैं वो बधाई के पात्र हैं। ये एक सपने की तरह है, क्योंकि आज तक संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य विद्यालय या श्रीराम सेंटर या मेरे ख्याल में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी भास के ऊपर कोई केंद्रित कार्यक्रम नहीं किया। कालिदास के ऊपर तो होते हैं, क्योंकि कालिदास का नाम इतना हो गया है कि कई बार दूसरे महत्वपूर्ण नाटककार हमारी दृष्टि से छूट जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। अगर आप मेरी दृष्टि से माने, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, क्षमा चाहूँगा, मैं भास को कालिदास से बड़ा नाटककार मानता हूँ, क्योंकि कालिदास ने 3 नाटक लिखे और 2 खराब लिखे। मालविका का निमित्तन बहुत खराब नाटक है, विक्रमोर्वशीयम थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम में वो जिस हाइट पर जाते हैं वो अपने आप में मैक्स मूलर और गेटे ने भी उस बारे में बहुत लिखा है, और विवेकानंद ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम का जिक्र किया है। तो ये मानना तो मूर्खता ही होगी कि कालिदास बड़े नाटककार कवि नहीं थे, लेकिन जितनी वैरायटी, जितनी भिन्नता भास के नाटकों में मिलती है अन्य किसी संस्कृत नाटककारों में नहीं मिलती। शूद्रक ने एक ही नाटक लिखा, मृच्छकटिकम, बोधायन ने एक ही लिखा, भगवदज्जुगियम। हाँ, भवभूति जी ने जरूर 3 लिखे, वो भी बड़े नाटककार हैं, लेकिन उनके नाटक उत्तर रामचरितम हो या मालती माधवम को अगर छोड़ दें तो बाकी दोनों रामायण पर ही केंद्रित हैं। इस मामले में भास का अभिषेक अलग नाटक है, तो अभिमारक एक दूसरी नाटक है। तो फिर कर्णभारम और उरुभंगम अलग नाटक है, प्रतिमा अलग नाटक है, तो फिर स्वप्न वासव दत्तम एक अद्भुत नाटक के रूप में सामने आता है, जो मूल रूप में एक प्रेम कहानी है, जिसमें बताया गया है कि राजा उदयन अपनी पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त हैं कि राजकाज ही भूल जाते हैं, और तब भास एक ऐसा चरित्र गढ़ता है, योगेंद्र नारायण, जो उनका महामंत्री है, वो एक ड्रामा रचता है कि महल में आग लगा देता है, बोलता है रानी की मृत्यु हो गई। अब कुछ दिन तक तो विषाद में रहेंगे, फिर विषाद से निकलेंगे राजा, फिर राजकाज में मन लगाएंगे, और अंत में योगेंद्र नारायण रानी को लेकर प्रकट हो जाएंगे। योगेंद्र नारायण का चरित्र इतना बड़ा है कि वो उदयन के चरित्र से बड़ा लगता है नाटक में। जैसे ग्रीक नाटक एंटीगनी लिखा सोफोक्लिस ने, लेकिन उसमें कैरेक्टर बड़ा हो गया त्रियोन का। तो कई बार मोहन राकेश ने नाटक लिखा कालिदास के लिए, लेकिन नाटक बन गया वेलोम का। तो कई बार ये होता है कि नाटककार कहीं से शुरू करता है और उसको खुद ही नहीं पता होता है कि उसकी वैचारिक, भावनात्मक और मानसिक यात्रा उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है, और फिर उसको दर्शक, जैसे संगीता जी ने कहा, देश और काल, वो उसको किस रूप में एक्सेप्ट करता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने भास के नाटकों को होते हुए भी देखा है, निर्देशन भी किया है और अभिनय भी किया है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब द्वितीय वर्ष में था, तो कावलम नारायण पणिक्कर के निर्देशन में मैंने उरुभंगम में रोल किया था, और उरुभंगम में हम लोग के मेकअप में 3.5 घंटे लगते थे, क्योंकि वो कथकली और कुड़ियाट्टम का मेकअप था, तो ज़मीन पे लेट जाते थे और भारी मुकुट पहने रहते थे, और उस समय सिगरेट पीने के पैसे नहीं होते थे, लेटे लेटे बीड़ी पीते रहते थे। उसमें इरफान भी था जो धृतराष्ट्र कर रहा था,
बेचारा बहुत परेशान था क्योंकि वो रियलिज्म के पीछे पड़ा हुआ था और उसको अंधे राजा का रोल दे दिया। तो बार बार पणिक्कर जी से बोलता है मेरे को क्राउड में डाल दीजिए सर, मेरे को क्राउड में डाल दीजिए सर। पणिक्कर जी अपना झोला लटकाएगा, क्या तुम करेगा तुम करेगा। तो पणिक्कर जी ने हम लोग को 3 महीने कथकली की मूवमेंट्स की ट्रेनिंग दी। उसके बाद उसकी रीडिंग शुरू हुई और उसके बाद वो प्रोडक्शन हुआ। तो एक कंप्लीटनेस, वो 15 दिन या 1 महीने में होने वाला नाटक नहीं था, 20 या 22 दिन में होने वाला नाटक नहीं था। हर एक विद्यार्थी को पूरी तरह से कैसे समेटा जाए। और जैसा संगीता जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि काहुलाम नारायण पणिक्कर जी ने प्रयोग किया कि थय्यम का प्रयोग किया और बहुत सुंदर प्रस्तुति थी वो। मेघदूत थिएटर के ओपन एयर में हुई थी वो और उसके 2 शो रखे गए थे लेकिन करने पड़े थे 12 क्योंकि ऑडियंस इतनी आई। और हम लोग चमत्कृत रह गए कि दिल्ली में संस्कृत नाटक को देखने के लिए 12 लोग आ रहे हैं। तब पता चला कि वो दरअसल भास और पणिक्कर जी का चमत्कार था। हमारा बैच उसको अपनी सफलता मान रहा था जैसे कि हर बैच को लगता है कि हमने किला मान रहा है। उसके बाद मैंने रतन थियम जी का भी प्रोडक्शन देखा, वामन भाई का प्रोडक्शन, वामन सर का प्रोडक्शन भी मैंने देखा और पणिक्कर जी का फिर मैंने मध्यम व्यायोग भी देखा श्रीराम सेंटर में दिल्ली में। और वो एक अद्भुत था जो 5 ब्राह्मण परिवार गए, वो जब मूवमेंट करते हैं तो वो टक टक टिंग टक टक टिंग और उसी में वो संगीत की बढ़त आती है, मूवमेंट का फोर्स आता है और मंच पर एक नया नया विराम दृश्य उत्पन्न हो जाता है। इतना सुंदर प्रोडक्शन था वो। मेरे को आज भी याद है कि दिल्ली में शो के बाद सारे पत्रकारगण पणिक्कर जी को ढूंढ रहे थे और वो बंगाली मार्केट के पीछे जो शंकर मार्केट है वहाँ केरल कैफे में मछली चावल खा रहे थे। वो बोले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू बाद में हो जाएगा। तो वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने संस्कृत नाटकों को आधुनिक भारत में ना सिर्फ अपने ढंग से किया, ना सिर्फ प्रयोग किए, बल्कि स्थापित किया और लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बताया एक बार कि वो सामवेद के चांटिंग का इस्तेमाल कर रहे थे एक नाटक में और केरल के ब्राह्मणों ने सोपानम जो उनका ग्रुप था उसका अगेंस्ट धरना दे दिया कि आपके इसमें जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं सामवेद का, दे आर नॉट ब्राह्मण्स। तो पणिक्कर जी ने उनसे झगड़ा करने की बजाय बोला व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन अस। तो सारे ब्राह्मण भाग गए क्योंकि फिर 3 महीने रेसर कौन करे, तो बेचारे भाग गए और जो कर रहे थे उन्हीं ने किया। और हाँ, प्रतिमा नाटक में हुआ था वो। उरुभंगम नाटक मैंने खुद भी डायरेक्ट किया है और मैंने अपने ढंग से किया उसको, मैंने थेरियम का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उसमें जो अंतिम दृश्य है वो सचमुच में अद्भुत है, वर्णातीत है वो। मतलब उसमें ये भी देख रहा है कि ऐरावत पे सवार इंद्र उसे लेने आया है, नदियां आई हैं, अप्सराएं आई हैं और गुस्से से अभिमन्यु से देख रहा है और वो बोलता है आता हूं आता हूं। तो मंच पर जो मृत्यु के दृश्य नहीं दिखलाने चाहिए, इसको ऐसे किया कि टूटी जंघा वाला दुर्योधन उठ खड़ा होता है और फिर जो है अप्सराओं का एक डांस होता है उसके सामने और उसमें वो पीछे विलीन हो जाता है, क्योंकि नाटक के शुरू में भी अप्सराएं आती हैं युद्ध के दृश्य के बाद। युद्ध के दृश्य नहीं दिखलाना चाहिए, ये भी नाट्यशास्त्र में कहा गया है। मृत्यु के दृश्य नहीं दिखलाना चाहिए, ये भी कहा गया है। अग्नि के दृश्य नहीं दिखलाना चाहिए, ये भी कहा गया है। लेकिन ये सारे दृश्य भास के नाटकों में आपको दिखे, इसलिए नाट्यशास्त्र से भी आगे जाकर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। और उनका जो पीरियड है वो भारतीय इतिहासकार वरद पांडे जी के हिसाब से ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी मौर्यकाल का माना गया है। और ब्रिटिश इतिहासकार ने माना कि अश्वघोष से भाषा थोड़ी दूर है भास की, कालिदास के थोड़े निकट है। तो रिचर्ड
स्टोन मैन, उन्होंने जो है भास का समय जो है ईसा पूर्व 1 से 2 शताब्दी पूर्व निर्धारित किया है। भास के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जो भास के नाटक हैं, कर्णभारम मैंने देखा था पणिक्कर जी का, दिल्ली में कमानी में संगीत नाटक अकादमी ने करवाया था, और उसमें प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल थे। मोहनलाल जी ने कर्ण का रोल किया था, और वो सिनेमा से उनकी वापसी थी। और आज भी याद है मुझे कि 6 फुट 2 इंच का एक आदमी कर्ण कर रहा है, और जब वो लास्ट में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि विशाल वट वृक्ष आपके सामने धड़ाम सा गिरा, और सारा मूवमेंट और म्यूजिक पर डिपेंडेंट था। और एक सिनेमा का एक्टर जिसको क्लोजअप और मिड शॉट में काम करने की आदत है, कैसे मंच पर एक संपूर्ण रूप में एक अभिनेता के रूप में आता है, ये मैंने देखा। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे भाग बहुत पसंद है और हमेशा पसंद रहेंगे, और इसके आगे कुछ भी नहीं। धन्यवाद।